दोस्तों नमस्कार। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर जो अभी अ, जो अभी यूक्रेन यूक्रेन के संकट पर जो अभी पश्चिमी मीडिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि अब जो है रूस अपने जो हेलीकॉप्टर और अटैक एयरक्राफ्ट का जो यूनिट्स हैं उनको यूक्रेन के बॉर्डर के नज़दीक तैनात कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जब ठंड बहुत भीषण पड़ती है इस इलाके में और बर्फ़ जो है वो चट्टान की तरह मजबूत रहती है। इसी दौरान जो है सबसे बेहतरीन समय होगा रूसी फ़ौजों के लिए कि वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर सकें। क्योंकि मार्च के बाद जब तापमान बढ़ेगा तो ये बर्फ़ पिघलेगी और ज़्यादातर जो इलाके होंगे उसमें काफ़ी वो मैदानी इलाकों में जो है कीचड़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और उस समय जो है फ़ौजों को आगे बढ़ाना दिक्कत वाला काम होगा। और इसलिए ये माना जा रहा है कि जो है इसी दौरान जो है रूस यूक्रेन की तरफ सैनिक कार्रवाई कर सकता है। ये सैनिक कार्रवाई किस स्तर की होगी? क्या पूरे यूक्रेन पर हमला करके उसे कब्जे में लिया जाएगा या सिर्फ जो पूर्वी हिस्सा जो कि अभी भी अलगाववाद से जूझ रहा है और जहाँ पर कि अभी भी जो है कम से कम कुछ प्रांतों में जो है अलगाववाद जो है वो हिंसात्मक स्वरूप ले चुका है, तो वहाँ पर भी उस तरह से जो है उन इलाकों को कब्जे में लिया जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। रूस और अमेरिका में जो है बातचीत तो हो ही रही है इस मामले को लेकर के और एक डेडलॉक की स्थिति है, क्योंकि रूस का ये कहना है कि यूक्रेन और जॉर्जिया और बाकी जो सोवियत संघ से अलग हुए जो ऐसे 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 भूभाग हैं उनमें जो है नेटो का एक्सपेंशन, नेटो की जो है सैनिक गतिविधि और जो अमेरिका के हथियार, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और अभी भी और इवन यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप में भी जो है नेटो की सैनिक कार्रवाई सैनिक गतिविधियाँ जो हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। अमेरिका ऐसे किसी प्रस्ताव को मानने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। उसका ये सोचना है कि जो पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ जो हैं उसी कल्चर में वो ढल गए हैं और वो काफ़ी हद तक नेटो का हिस्सा हैं या हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इसके इसके अलावा जो है जो रूस के आसपास अभी कई ऐसे देश हैं जैसे बेलारूस हो गया या कज़ाकिस्तान हो गया, इस तरह के देश जो हैं जहाँ पर कि बहुत लंबे समय से एक ही तरह का शासन है और लोग जो हैं अब इस तरह के शासन से तंग आ गए हैं और हो सकता है कि किसी भी एक अंदर के बगावती तेवर अगर जनता अपना ले तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है उन देशों की सरकारों के लिए दिक्कत होगी कि वो भीतरी और बाहरी मोर्चे दोनों को संभाल सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका की यह रणनीति है कि जितना हो सके जो है इस इलाके के नज़दीक अपने फ़ौजों की और नेटो के ख़ास तौर से जो नेटो के फ़ौजों की तैनाती है अगर वो करता है तो ऐसे किसी भी मौके का फ़ायदा उठा सकता है वो। और ये बहुत बड़ा भूभाग है और काफ़ी संसाधन संपन्न भी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन है। लेकिन रूस अपने बॉर्डर के उस पार जो है वो नेटो के हथियार तैनात होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस चीज़ को लेकर के पूरे रूस में जो सिर्फ पुतिन की ही बात नहीं है, जो रशियन पॉलिटिकल एलीट है वो भी इस चीज़ को इस खतरे को समझ रहे हैं और इसीलिए जो है ये बातें कही जा रही हैं कि इस बारे में रूस बिल्कुल एक मत है कि अब उसे जो है इस तरह की गतिविधियों को जो है और चलने नहीं देना है। अब इसका नतीजा जो है वो
क्या होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका या नेटो जो है वो रूस के खिलाफ सैनिक कार्रवाई तो नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। मैंने अभी तक जितनी बातें समझ में आई हैं, जितने भी इशारे दिए गए हैं कि कम से कम जो है वो सैनिक कार्रवाई की तो बात नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उससे रूस को अलग करने की बात हो रही है, और ये भी जो है एक बड़ी कार्रवाई होगी। अब ये किस हद तक हो पाएगा, किस हद तक ये प्रैक्टिकल होगा, ये दूसरी ये देखने वाली बात है। इसके डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए। इसके अलावा जो है एक बहुत अजीबोगरीब तरह की बात जो है वो मीडिया में लाई गई है, वो ये कि अमेरिका ये कहता है कि यूक्रेन में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रूसी आक्रमण के खिलाफ जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, और वैसे लोगों को जो है अमेरिका या नेटो जो है हथियार बंद करेगा, या उनको उनको हथियार देने की पहल करेगा। और बिल्कुल स्थिति वही होगी जो अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की हुई थी। यानी अफ़गानिस्तान के लोगों को हथियार दे दिए गए थे, उनको स्टिंगर मिसाइल और तरह तरह से जो है लैस कर दिया गया था, और इसके नतीजे में जो है वो सोवियत फ़ौजों के लिए दिक्कत हो गई थी कि किसको कहाँ कैसे हम हराएं, क्योंकि जनता के पास जो है हथियार पहुंच रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि इस तरह से जो है कि इंसर्जेंसी क्रिएट की जा सकती है, और रूस के लिए बहुत मुश्किल होगा इस तरह की इंसर्जेंसी से निपटना, और यूक्रेन को पूरी तरह से निगलना जो है वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा, और रूस को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी इस बड़े भूभाग को जो है पूरी तरह से अपनाने में। तो दोनों तरफ से दांव चलने की बात है। यूरोप इस बारे में बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। यूरोप को भी कई चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि जो ग्लोबलाइजेशन जो 2020 के पहले था वैसा रहा नहीं। ये सब बहुत छोटे छोटे देश हैं, और इसीलिए इनको एक यूरोपियन ब्लॉक बनाने की आवश्यकता पड़ी है। आपस में भी इनके मतभेद हैं। इसके अलावा जो है जिस तरह से बाहर के लोग आकर के यूरोप में बस रहे हैं, उसके कारण जो है एक दक्षिण पंथ का उदय, यानी कि जो फार राइट पॉलिटिक्स है उसका बहुत ज़बरदस्त उदय हुआ है, और संसाधन जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में जो है उतना ज़्यादा स्पष्टता समझ में नहीं आ रही है। कई तरह की इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के चुनौतियों से जूझते हुए वो बिल्कुल भी उस तरह से क्लियर नहीं है अपने स्टैंड को लेकर के, जैसा अमेरिका जो है वो कुछ बातें कह रहा है मीडिया में। तो अब ये देखना होगा कि जो है जब कोई एक फाइनल ड्राफ्ट अगर निकल के आता है कि हाँ रूस के खिलाफ ये कार्रवाई करनी है, तो यूरोप जो है वो क्या अमेरिका के साथ चलने को तैयार है इस मामले में, ये सब चीज़ें भी देखने की होंगी। बाकी दुनिया जो है उसके लिए संकट इसलिए है क्योंकि आ, कहीं ना कहीं पश्चिम और रूस के बीच में उनको चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से अगर अलग करने की बात होती है, तो कई ऐसे देश हैं जो कि रूस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इसमें वियतनाम है, बांग्लादेश है, भारत है, ऐसे कई सारे देश हैं। तो उनके लिए मजबूरी होगी कि मतलब उनके लिए वो क्या स्टैंड लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमेरिका में भी जो है अब थोड़ी सी अस्थिरता दिख रही है, क्योंकि अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उनके उनके जो नीतियां हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ती हैं। तो ट्रम्प के कार्यकाल में जो है वो फोकस कुछ और था, बाइडेन के कार्यकाल में कुछ और है। अब 4 साल जब इनका कार्यकाल हो जाएगा तो 4 साल के बाद फिर से जो है दुनिया देखेगी कि मतलब ये इस तरह से। दूसरी बात है कि जो अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पर भी जो है काफ़ी वाइब्रेंसी आ गई है। तो इन सभी चीज़ों को जो है मिला जुला करके जो है वो निर्णय लेना होगा। तो ये हालात जो हैं वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं, और अब देखने वाली बात है कि क्या 2022 की शुरुआत में ही पहले तिमाही में ही जो है हम कोई बड़ी सैनिक कार्रवाई होते हुए देखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो चीन क्या करेगा, क्योंकि चीन भी ताइवान पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है, और चीन तो बिल्कुल ये मान ही रहा है कि जो है ताइवान उसकी अपनी ज़मीन है, और ताइवान पर जो है बहुत ही आक्रामकता से अपना दावा पेश कर रहा है।
अगर ताइवान गिरता है तो बात सिर्फ ताइवान तक नहीं रहेगी, क्योंकि जापान इतने नज़दीक है ताइवान के कि जापान भी अमेरिका के हाथ से चला जाएगा, या जापान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर सके। तो दुनिया की शक्ल बिल्कुल अलग होगी। दुनिया में व्यापार और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगी, और हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां पर कि किसी को नहीं मालूम होगा कि चलना कैसे।